तो जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूँ मैं आज की एक नई वीडियो के अंदर। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही दोस्तों देखो, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग बताना चाहता हूँ, इस वीडियो का जो क्रेडिट है ये जाता है एक्सपर्ट हब यूट्यूब चैनल को 9th to 10th का जो है, क्योंकि वहीं से ये PDF को डाउनलोड किया गया है। और आज की वीडियो के अंदर हम इनके बारे में जो है चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर डिस्कस करेंगे। और प्रशांत सर को जो इस वीडियो का क्रेडिट जाता है दोबारा से कह देता हूँ। और अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। और हम ऐसी वीडियो डालते रहते हैं, फिलहाल तो ज़्यादातर अपने ही तरफ से ही डालते हैं अभी के लिए, ठीक है। इतना तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ें जो भी हैं आप लोगों के साइंस के अंदर, वो सारी चीज़ हम करेंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं चैप्टर 1 की, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इसके अंदर टोटल 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं कि इक्वेशन को आखिर बैलेंस कैसे करते हैं। इसके बारे में कुछ MCQs वगैरह भी पूछ लिए जाते हैं। कुछ शॉर्ट जो आंसर होते हैं, वेरी शॉर्ट आप समझ कह सकते हो, 1-1, 2-2 नंबर के, वो भी इसके अंदर पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। फिलहाल एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर साल पूछा जाता है। जैसे कि देखो मैथ के अंदर एक हमारा टॉपिक है कि यहाँ पे आपको रूट एक्स, मतलब रूट के एक्स कोई भी आपको वैल्यूज है उसे इरेशनल प्रूव करना होता है, यानी कि आपको इरेशनल को रैशनल प्रूव करना होता है, या फिर इरेशनल को रैशनल, समझ रहे हो ना। तो जैसे ये टॉपिक हर बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक इसी तरह से दोस्तों आपका जो है ये वाला बैलेंसिंग का जो इक्वेशन, ये जो है ये भी हर साल आपका लगभग पूछा चला जाता है। तो ये टॉपिक आपको एक इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला, आपको ये वाला टॉपिक कर लेना है, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से दिख रहा होगा। सेकंड टाइप की बात करें तो टाइप ऑफ रिएक्शंस एंड एग्जाम्पल, यानी कि जो भी रिएक्शन होती है, जैसे कि हमारी एक रिएक्शन है जैसे कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई, रेडॉक्स रिएक्शन हो गई, यानी कि प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी एंडोथर्मिक जो भी आप कहते हो, ठीक है। तो ये जितनी भी अभिक्रियाएं ये सारी आपको करनी है, और इन सभी का मिनिमम एक एग्जाम्पल आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। और स्पेशली जो है डिकम्पोजिशन की जो रिएक्शन है उसको उसके एग्जाम्पल के साथ आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। फिलहाल तो जितनी भी रिएक्शंस हैं उन सभी का एक वीडियो मैंने खुद से बनाया है, उसका क्रेडिट मैं अपने आपको देता हूँ, ठीक है। वो वाला वीडियो भी आप चाहो तो देख सकते हो, वरना आपको इनके चैनल पर भी जाके मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम जो है बात करते हैं, अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, अगला है कलर चेंजिंग रिएक्टिविटीज़, यानी कि जैसे कोई भी रिएक्शन होती है उसके अंदर जो हमारा अभिकारक है, ठीक है, यानी कि जो हमारा एलिमेंट है उसमें किस चीज़ का रंग बनता है, किस चीज़ का चेंज होता है, और चेंज होता है तो क्या हो जाता है। तो ऐसे जो टॉपिक्स हैं वो भी आपको करने हैं। साथ ही साथ इस पूरे चैप्टर की जो सबसे बड़ी पावर है, जो सबसे ज़्यादा वेटेज रखता है, वो है रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स रिएक्शन, यानी कि अपचयन उपचयन अभिक्रिया। अभी मैं समझा देता हूँ, बहुत आसान होता है। इसके अंदर क्या होता है, मिनिमम 2 एलिमेंट होते हैं, जिनमें से एक के पास ऑक्सीजन होता है, दूसरे के पास कुछ नहीं होता है। लेकिन जब वो अब आगे जाते हैं तो जिसके पास ऑक्सीजन था, या तो उसमें से ऑक्सीजन चला जाता है या फिर उसके अंदर हाइड्रोजन जुड़ जाता है। और जो दूसरा वाला एलिमेंट होता है उसके अंदर या तो ऑक्सीजन जुड़ जाता है, ठीक है, या फिर हाइड्रोजन उसके पास से चला जाता है, ठीक है। तो कुछ ऐसा होता है। तो जब ऑक्सीजन, देखो आप यहाँ पे समझो ना, रेडॉक्स अभिक्रिया के अंदर क्या होता है, अपचयन और उपचयन होता है, यानी कि ऑक्सीजन का जुड़ना, एक में ऑक्सीजन जुड़ता है दूसरे में से घटता है, एक में हाइड्रोजन जुड़ता है दूसरे में हाइड्रोजन घटता है, यानी कैसे कह सकते हो, एक में बढ़ेगा दूसरे में घटेगा, ठीक है। और ये जो पूरी की पूरी रिएक्शन होती है किसके ऊपर वर्क करती है, खाली ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के ऊपर, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे इस चैप्टर के ऊपर। चलिए बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट चैप्टर, जो कि है क्या है हमारा, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स, यानी कि अम्ल क्षार एवं लवण। लवण बोले तो नमक, ठीक है। इसके अंदर आपको इंडिकेटर्स याद रखने हैं, और पीएच स्केल जो होता है आपका 0, 1, 2, 3 ऐसे करते करते जो आपका 14 तक होता है वो, और बीच में एक और पॉइंट आता है 7 वाला। यहाँ पे जो पॉइंट रहता है ये आपका कौन सा बनाता है, आपको तो पता ही होगा कौन सा ऑक्साइड बनाते हैं यहाँ पे आपके बनते हैं उदासीन। इंग्लिश में आप क्या बोलते हैं आप लोग मुझे कमेंट के अंदर बता सकते हो। साथ ही साथ आपके एक और रिएक्शन होती है इसके अंदर, क्लोर एल्काली प्रोसेस, ठीक है, इसको हम हिंदी में बोलते हैं क्लोर क्षार प्रक्रिया। साथ ही साथ POP यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस, वॉशिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, ठीक है। इनके जो फॉर्मूले हैं, फॉर्मूले लिखे नहीं पता नहीं क्यों, पर इनके जितने भी फॉर्मूले हैं इनसे जुड़ी एक आध रिएक्शन ही बनते कैसे हैं वो सब आपको याद रखना है। और स्पेशली जो बेकिंग सोडा होता है बनता कैसे है इसका फॉर्मूला क्या है, ठीक है, वो आपको याद रखना है। तो इन्होंने भी वही सेम चीज़ लिखी है, ठीक है। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, जो कि है मेटल एंड नॉन मेटल।
तो मेटल और नॉन मेटल के अंदर क्या होता है, सबसे पहले जैसे कि आपको पता है नाम है मेटल यानी कि धातु और नॉन मेटल यानी कि अधातु। एक और होता है हमारे मेटलॉइड्स यानी कि उपधातु। फिलहाल वो इस चैप्टर के अंदर है नहीं पहले चैप्टर हुआ करता था, लगभग पिछले साल तक काट दिया उसको। उस चैप्टर के अंदर आपको उपधातु के बारे में पढ़ना पड़ता था। कोई बात नहीं, अच्छी बात है, वो कट गया। वैसे वो थोड़ा सा हार्ड था इन दोनों से। तो देखते हैं इसके अंदर क्या क्या है। मेटल्स की और नॉन मेटल्स की अगर हम बात करें तो 8th क्लास तो आपने 8th तक 7th तक जो है इनके जो फिजिकल क्वालिटीज़ होती है यानी कि इनके जो भौतिक गुण होते हैं उनके बारे में अध्ययन किया था। जैसे कि मेटल्स कठोर होते हैं, नॉन मेटल्स जो है कठोर नहीं होते हैं, ये गर्मी के साथ ज़्यादा जल्दी रिएक्ट करते हैं, ठीक है। ये जो है मतलब मेटल्स नहीं करते हैं और ये करते हैं, ऐसा मतलब आपने कुछ पढ़ा था, ठीक है। लेकिन अब जो है आपको केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ना है, जो कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ही आपको वो नहीं पढ़ना है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ जैसे कि अगर मेटल है, अगर इसको हम किसी डाल देते हैं किसी भी तरह के अम्ल यानी कि एसिड यानी कि बोले तो लाइक HCl सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 जैसे एसिड के अंदर हम डाल देते हैं मेटल को, तो क्या बनता है, हाइड्रोजन बनती है, ठीक है। और वहीं अगर हम किसी नॉन मेटल को डाल देते हैं तो अगर क्या हाइड्रोजन बनेगा, नहीं बनेगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको कुछ इसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। इसके जो ऑक्साइड होते हैं वो एसिडिक होते हैं कि नॉन एसिडिक होते हैं, यानी कि जो है हमारे बेसिक होते हैं, क्या होते हैं, वो सब आपको करना है, ठीक है। तो इसके तो फिलहाल हमारे अम्लीय होते हैं यानी कि हमारे एसिडिक होते हैं, और इसके जो है नॉन एसिडिक यानी कि हमारे बेसिक्स होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरा पॉइंट, वो है रिएक्टिविटी सीरीज़। ये सीरीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। और इसके अंदर से जो भी आपका जैसे कि रिएक्टिविटी सीरीज़ के अंदर क्या होता है, जैसे कि कुछ भी हुआ तो उसके पीछे का क्या रीज़न है वो आपको यहाँ पे रीज़न यहाँ पे देना पड़ेगा, ठीक है। तो जितनी भी रिएक्टिविटी सीरीज़ के क्वेश्चन रहने वाले हैं आपको वो भी इसमें करना है, वो एक इंपॉर्टेंट चीज़ होगी, ठीक है। फिर बात करते हैं इस पॉइंट की और इस पॉइंट की। तो ये दोनों पॉइंट देखो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, मैं जो सीरीज़ कराने वाला हूँ उसके अंदर भी ये दोनों पॉइंट एडेड हैं, ठीक है। साथ ही साथ इस वाले ये वाला जो पॉइंट है ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अगर मैं अपनी तरफ से आपको बताऊँ कि इसके अंदर से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या होने वाली हैं, तो इसके अंदर से वैसे तो सारे इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर इसके अंदर से भी थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट की बात करें तो एक ये वाला पॉइंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। एक ये वाला पॉइंट आपका ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा और आपका ये वाला पॉइंट ये भी इंपॉर्टेंट है, बस इस पर टिक नहीं लगाया, ठीक है। ये भी चलो मान ही लेते हैं इंपॉर्टेंट। वैसे आपका सारा है, ये 3 स्टार्टिंग के ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं ये कार्बन एवं कार्बन और इसके यौगिक यानी कि कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो सबसे पहले आपको IUPAC नामकरण आना चाहिए, यानी कि इसका जो हम कैसे नाम रखेंगे इसका, ठीक है। ये सब कुछ भी आपको आना चाहिए। फिर इसके कैसे डॉट स्ट्रक्चर बनते हैं और कैसे इसका जो है बॉन्ड स्ट्रक्चर बनता है, बॉन्ड स्ट्रक्चर जो इस तरह से आप बनाते हो इस तरह से, ठीक है, ये वाला कैसे बनता है। अब बात करते हैं, खासकर तो आपको इन दोनों का करना ही करना है, ठीक है। फिर बात करते हैं होमोग्लेस सीरीज। ये सीरीज जो है ज़्यादातर MCQs के अंदर इसमें से क्वेश्चन आ जाते हैं। फिर बात करते हैं इंपॉर्टेंट रिएक्शंस भी दे दिए, बहुत अच्छी बात है। स्टेरिफिकेशन, सेपोनिफिकेशन और डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल, ये भी जो है अच्छा है, ठीक है। और ये स्टेरिफिकेशन है, ये क्या होता है, जो आप परफ्यूम वगैरह लगाते हो ना उसमें एस्टर नाम की एक चीज़ पड़ती है, अब जो किस तरह से बनती है वो इसकी मदद से बनती है, आपको इस रिएक्शन के अंदर उसे पढ़ना है। फिर साबुन कैसे बनता है वो आपको इस रिएक्शन के अंदर पढ़ना है। तो ये दोनों ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। साथ ही साथ अगर इसकी बात करें तो ये भी कम इंपॉर्टेंट नहीं है, 19-20 का फ़र्क है, लेकिन ये थोड़े से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको तो आपको करना ही करना है, ठीक है। इसको आप जैसे सबसे पहले आप इन दोनों को कर लेना, उसके बाद आप इसको भी कर लेना, क्योंकि ये भी 19-20 का फ़र्क है, ये भी इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं वर्किंग ऑफ सोप। इसके डायग्राम के साथ आपको बताना पड़ेगा, जैसे कि यहाँ पे ये है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इस तरह से आता है तो किस तरह से होगा, इसके बारे में हम बाद में कभी प्रॉपरली बात करेंगे, अभी कुछ एक आध दिन बाद, ठीक है। वरना आप अलग से वीडियो देख लेना, अभी टाइम कम बच रहा है। देखिए अब बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर लाइफ प्रोसेस यानी कि जैव प्रक्रम। इसके अंदर डायग्राम मेंशन है, ठीक है। और 1-2 डायग्राम आई थिंक नहीं है, कोई बात नहीं, मैं समझा देता हूँ। ह्यूमन हार्ट एक इम्पॉर्टेंट डायग्राम होने वाला है, साथ ही साथ ये और ये वाला, ठीक है। और हाँ, रेस्पिरेशन का जो डायग्राम आता है ये भी एक इम्पॉर्टेंट डायग्राम हो जाता है, ठीक है। कई बार एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाता है कि मानव का यानी कि ह्यूमंस का जो रेस्पिरेशन सिस्टम होता है यानी कि जो श्वसन तंत्र होता है वो कैसा होता है। इसके अंदर एरोबिक और एनएरोबिक वाला जो टॉपिक है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। हर बार लगभग पूछ ही लिया जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, नियंत्रण एवं समन्वय, ठीक है।
सबसे पहले बात करते हैं न्यूरॉन की। न्यूरॉन बनाना बहुत आसान है, लेकिन न्यूरॉन के कैसे कैसे काम होते हैं, इसके ज़्यादा पार्ट भी नहीं होते हैं। इसका देखो न्यूरॉन कुछ इस तरह से हमारा दिखता है। यहाँ आप देख सकते हो हमारे ब्रेन के अंदर जो सूचनाएं होती है, जो इन्फॉर्मेशन होती है, उसको ले जाने का काम यही करता है। आप लोगों ने देखा होगा मेरी ड्राइंग उतनी अच्छी है नहीं, अभी इस पर बन भी नहीं रही अच्छे से, ठीक है। तो इसके जो ये वाले जितने भी पार्ट है ना, देखो इन सभी पार्टों के क्या क्या नाम होते हैं, ठीक है। ये वाला पार्ट क्या है, 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 इन सभी पार्टों के क्या क्या नाम हैं, इन ये बनाते कैसे हैं, और इन सभी के क्या क्या काम है, काम नाम और सब कुछ जो है वो जो भी आपको आना चाहिए, ठीक है। अच्छा, आप रिफ्लेक्स आर्क क्या होती है आपको पता ही होगा, नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। जैसे कि मान लो कि आप कुछ काम कर रहे हो, आपको एकदम से हाथ जल जाए, तो कैसा आप अपना हाथ ऐसे एकदम से पीछे कर लेते हो, तो ये जो होता है रिफ्लेक्स आर्क होता है, यानी कि प्रतिवर्ती क्रिया होती है। इसका डायग्राम बेसिकली ज़्यादातर पूछा जाता है, इसके फंक्शन तो इतने नहीं पूछे जाते हैं, और आई थिंक है भी नहीं, ठीक है। तो रिफ्लेक्स आर्क भी कुछ इस तरह से हमारा बन जाता है, बहुत आसान है इसको बनाना भी, ठीक है। अरे अभी छोड़ो इसको, ठीक है। इसके ऊपर बन नहीं पा रही है, ठीक है। अच्छा, जितने भी आपका हार्मोन्स के बारे में बताया गया है कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन चैप्टर के अंदर, जितने भी हार्मोन है उससे जुड़े जितने भी टॉपिक्स है सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, तो आपको ये वाला भी करना है, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, तो फंक्शन ऑफ ब्रेन, यानी इसके अंदर से हमेशा आपके MCQs पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। अगला चैप्टर है रिप्रोडक्शन, और इसके अंदर से ये दोनों टॉपिक्स आपको यहाँ पे कर लेने हैं, ठीक है। इस तरह से इसके अंदर से देखो यार सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। STDs के बारे में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, ठीक है। साथ ही साथ ये दोनों डायग्राम आपको यहाँ पे आने चाहिए। अब बात करते हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर। इसके अंदर देखो मेंडल वाला तो कुछ आए ना, ऐसा तो हो नहीं सकता है। मेंडल के जितने भी तीनों नियम हैं आपको वो सारे यहाँ पे आने चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, तो ये वाला और ये वाला दोनों आपको आने चाहिए, ठीक है। इसके अंदर से थोड़ा बहुत क्वेश्चन आ जाता है न्यूमेरिकल के लिए, ठीक है। बात करते हैं लाइट वाला चैप्टर, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। इसके जो न्यूमेरिकल्स हैं वो इन्हीं तीनों फार्मूला पे बेसिस होते हैं, ठीक है। और इसके जितने भी रे वाले डायग्राम हैं, जितने भी इसके लाइट वाले डायग्राम हैं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर से एक इंपॉर्टेंट थोड़ा ज़्यादा है, मैं बता देता हूँ। जैसे कि मान लो कोई ऑब्जेक्ट है हमारा AB, इस तरह से वो कहाँ रखा हुआ है, फोकस और दूर इसके बीच में, ठीक है। इसके बीच में रखा हुआ है, और ख़ासकर वो कौन सा लेंस है हमारा, वो हमारा उत्तल लेंस है, यानी कि प्लस वाला लेंस है, आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो जो ये वाला लेंस होता है, इसके बीच में अगर डायग्राम रखा है तो उसकी जो बनेगी वो कहाँ बनेगी, ये आपको इसके अंदर बताना रहता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इस वाले पॉइंट के अंदर। तो मैं क्या कहता हूँ, बाकी सारे भी कर लेना, लेकिन ये वाला जो मैं बोल रहा हूँ ना, ये वाला थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप ना आप इसको थोड़ा अच्छे से कर लेना, ठीक है। बात करते हैं स्नेल के नियम के बारे में, तो स्नेल का नियम भी बहुत आसान है, वो भी आप इसमें कर सकते हो। बात करते हैं मानव नेत्र, तो जो ह्यूमन आई है इसी कैसे है, देखो आप अपनी नॉर्मल आँख को देखो, आप किसी भी चैप्टर के बारे में जब देखते हो तो अपने जो है उसको थोड़ा सा महसूस करके देखो, और पता ट्राई करने की कोशिश करो कि वो जो चैप्टर है वो बेस किस चीज़ के ऊपर होगा, मेन की चीज़ इसके अंदर क्या हो सकती है। जैसे कि ह्यूमन आई, मानव आँख, यानी कि हमारी आँख के बारे में अगर पूरा चैप्टर है, तो यानी कि हमारे आँख से रिलेटेड जितने भी पार्ट है वो सारे इंपॉर्टेंट होंगे, हमारी पूरी आँख इंपॉर्टेंट होगी, जब भी तो उस चैप्टर का नाम ऐसे रखा है। तो ये देखो, अगर ये देखो इस यहाँ पे भी यही है ना, डायग्राम है किसका, ह्यूमन आई का। इस तरह से आपकी जो यहाँ पे आई बनेगी, इस तरह से उसका यहाँ पे डायग्राम है, ठीक है। वो आपको करना है, उसके सारे पार्ट्स के नाम याद रखने हैं। फिर हमारी आंखों में क्या हो जाता है, कभी कभी जैसे हम दूर बैठे हमें सामने की चीज़ नहीं दिखाई देती, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं मायोपिया, और हिंदी में बोलते हैं, जैसे दूर की चीज़ दिखाई नहीं देती लेकिन पास की चीज़ हमको दिखाई देती है, तो इसे हम बोलते हैं पास दृष्टि दोष, यानी कि निकट दृष्टि दोष, ठीक है। एक और होता है हमारा हाइपरमेट्रोपिया, इसके अंदर क्या होता है, हमें पास की चीज़ साफ नहीं दिखती है, दूर की चीज़ साफ दिखती है। तो ये दोनों जो चीज़ें हैं, इससे रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, तो वो खाली एक ही टॉपिक है, प्रिज्म का डायग्राम। प्रिज्म जो है वो क्यों है, क्योंकि प्रिज्म ना, देखो यहाँ मैं बताता हूँ, जैसे एक प्रिज्म है ना, अब इसके अंदर से ना आपके काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछ लिए चले जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे कोई लाइट आई तो किस तरह से इस तरह से बटेगी, है ना, इस तरह से आपको प्रिज्म से क्वेश्चन आ जाता है कभी। और कई बार क्या आता है कि इस तरह से एक प्रिज्म है, यहाँ से एक लाइट गई, ये इस तरह से ऐसे हो गई, इस तरह से ऐसे हो गई, और यहाँ कुछ इस तरह से इसको ऐसे जाना चाहिए था, और यहाँ पर जो एंगल बनते हैं ना आपके, इन एंगलों के बारे में भी आपसे पूछ लिया जाता है। तो फिलहाल तो अभी आपको इसका डायग्राम और कॉन्सेप्ट आना चाहिए, ठीक है।
तो बात करते हैं, अगर हम नेक्स्ट तरफ चलें, ठीक है, तो नेक्स्ट अगर हम बढ़ते हैं तो देखते हैं क्या है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी देखो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है मैं अगर कहूँ तो फिज़िक्स के अंदर। और बात करें न्यूमेरिकल्स की तो इसके 2 सर्किट के होता है कॉन्सेप्ट हमारा, वो आपको आना चाहिए। पैरेलल रेजिस्टेंस और सीरीज रेजिस्टेंस के अंदर कैसे कैसे करते हैं, ठीक है। साथ ही साथ आपको इसके सारे के सारे लॉ आने चाहिए और ओम के नियम का डायग्राम आपको आना चाहिए। साथ ही साथ आपको याद होना चाहिए ओम का नियम, ठीक है, लिखा नहीं है क्या। साथ ही साथ जितने जो इलेक्ट्रिसिटी हम कॉस्ट निकालते हैं उसका, वो भी आपको यहाँ पे आना चाहिए, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर, तो वो है मैग्नेटिक इफेक्ट्स। ये थोड़ा सा आसान चैप्टर है बाकी सबसे, मजाक कर रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच में बहुत ज़्यादा आसान चैप्टर है बाकी सबसे। इसके अंदर यही 4 टॉपिक्स हैं, बस आपको इन्हीं को कर लेना है और वो भी बहुत ज़्यादा आसान है, ठीक है। तो फ्लेमिंग के जो लेफ्ट हैंड का नियम है ये आपको आना चाहिए और ये भी आपको आना चाहिए, ये भी आपको आना चाहिए, ये भी आपको आना चाहिए, ये भी आना चाहिए, ठीक है। मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे आपको देखिए लाइव वायर और न्यूट्रल और अर्थ वायर, ये तीनों वायर का क्या क्या यूज़ है ये सब कुछ आपको आना चाहिए। साथ ही साथ मैग्नेटिक फील्ड कैसे होती है, डायग्राम्स कौन कौन से चाहिए और न्यूमेरिकल्स कैसे कैसे आते हैं, वो सारा आपको यहाँ पे प्रैक्टिस इन सब पॉइंट्स से आपको यहाँ पे करना है, ठीक है। तो आई होप आप फोटो भी खींच रहे होंगे। अब बात करते हैं इसका, तो आवर इन्वायरमेंट यानी कि हमारा पर्यावरण, इसके अंदर तो 10% का नियम है, बहुत ज़्यादा आसान है। 100 से 90, ठीक है, 90 से 80, मतलब समझ रहे हो ना, ऐसा ऐसा कुछ इसका नियम है। 10% कम होता चला जाता है। साथ ही साथ ओजोन कैसे बनती है और बायोमैग्निफिकेशन क्या होता है, ये आपका इंपॉर्टेंट है। तो अभी के साथ वीडियो ख़त्म करते हैं। और अगर आप चाहते हो कि इन सभी के ऊपर एक प्रॉपर मैं वीडियो को लेके आऊँ जिसके अंदर मैं सभी को अच्छे से करते हुए समझाऊँ, तो और जितने भी हार्ड टॉपिक्स हैं उन सबको आसान से समझाऊँ, तो मेरे को कमेंट कर देना, नेक्स्ट वीडियो इसी के ऊपर बना दूँगा।